आज से हमारा ऑफिशियल शुभारंभ होगा फॉर द सेशन 2023-24 फाइनेंशियल लिटरेसी। तो जिनको अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी तरीके से पैसे बचाने हैं, उनको ये क्लास जरूर करनी चाहिए। और जिनको जीवन में भिखारी की तरह रहना है, उनको ये क्लास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई एक चीज तो साबित हो गई दैट इट्स अ अनसेट चैलेंज कि आप लोग अपने जीवन में तरक्की जरूर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस। और ये तरक्की आपकी स्टार्ट कब होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब आप थोड़े से पैसे बचाने लग जाएंगे। बट द थिंग इज दिस कि पैसे कब बचाने हैं, कहाँ बचाने हैं, कैसे बचाने हैं, एंड दुनिया में आपको कोई चीट ना कर पाए, कोई बेवकूफ ना बना पाए। दैट्स वाई फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ना हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में तो हम इसको क्लास 11th में स्टार्ट करते हैं, बट रियलिटी में अगर बात करें यूएस, यूके, चाइना, जापान वगैरह की, इन डेवलप्ड कंट्रीज की, यहाँ पे क्लास 2 में फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट हो जाता है। और हमारे यहाँ क्लास 2 में बच्चे को पजामे का नाड़ा बांधना भी ठीक से नहीं आता है। तो इसीलिए देश थोड़ा सा पीछे चला गया है, और अगर नहीं पढ़ेंगे अभी भी तो और पीछे चला जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो ये स्टडी मेटेरियल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाय द टाइम आप अपनी एक नई कॉपी बना ले, या सेम कॉपी में आप लिख सकते हैं हेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन 2023-24। बिलो दैट पॉकेट मनी प्रोग्राम फाइनेंशियल लेसन्स फॉर लाइफ, इतना अपडेट कर लीजिए। आई रिपीट अगेन, यू विल राइट फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन 2023-24 पॉकेट मनी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट किया गया था बहुत साल पहले बाय द रेगुलेटर इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली पैसे के हिसाब किताब की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो 4 रेगुलेटर्स हैं। वन इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे देश की फाइनेंशियल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को डायरेक्टली रेगुलेट करता है। सेकेंड इज यू कैन से IRDA, पहले बोला जाता था, अब इसका नाम हो गया है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। थर्ड इज कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। और चौथा, जो अब सेबी में मर्ज हो चुका है, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले एक अलग इंस्टीट्यूशन था, बट इतना छोटा था तो इसको सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया, और इनका अब कोई एग्जैक्ट अलग से इंडिया में ऑफिस नहीं है। ये सेबी के ऑफिस में ही अपनी टेबल चेयर लगा के बैठते हैं। तो पूरे कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी की है। इंश्योरेंस को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी IRDA की है। जिसको भी गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, कोशिश करके क्लास में थोड़ा सा 5 मिनट पहले आया करें। चलिए, एंड बैंक्स को जो रेगुलेट करता है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जब मैं रिटायर होऊंगा और मेरी पेंशन मेरे को टाइम पे, समय पे मिल जाए, और अगर ये गड़बड़ी हो रही है इसमें कुछ, तो मेरे को किसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? आपके घर का? नॉट एट ऑल। खटखटाना पड़ेगा दरवाजा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस का। तो इंडिया में हाउ मेनी रेगुलेटर्स वी हैव चिल्ड्रन? 4 रेगुलेटर्स वी हैव। तो जिसमें से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पहल की कि भाई हमको अपने बच्चों को देश में कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत अच्छा समझाना है। तो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज पॉकेट मनी प्रोग्राम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो कृपया करके इन 4 रेगुलेटर्स का नाम सब लोग लिख लें। सब लोग फाइनेंशियल लिटरेसी हेडिंग लिख चुके हैं। तो ये पॉकेट मनी प्रोग्राम की ये जो बुक है, ये आपको जेरोक्स आपके कोर्स में मिलेगा। इसके साथ मैं आपको 2 PDF का जेरोक्स और प्रोवाइड करूंगा हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में। तो आपको कहीं से कोई बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, और बाकी ढेर सारा मटेरियल आपको साथ साथ मिलता रहेगा। लास्ट जब हमने 2 इंट्रोडक्टरी सेशंस लिए थे, तो मैंने एक गूगल फॉर्म अपलोड किया था, जिसमें आपने फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट दिया होगा। काफी बच्चों का स्कोर 25 में से 22 भी आया था, बट मेजोरिटी आई हैव सीन जो 10 और 15 के बीच में थे। अब फाइनेंस ऐसी फील्ड है जिसमें आप बोले कि सर मेरा 80% था, तो बकवास है। फाइनेंस में आप तब तक अच्छे नहीं होंगे जब तक आपका स्कोर 100% ना आ जाए। तो हर वो इंसान जिसका स्कोर 100% से नीचे का है, उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इन 4 रेगुलेटर्स का नाम लिख लीजिए, तब श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो टेक एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। 10 करोड़ कैसे लिखते हैं सबको पता है ना? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। और किसी इंसान ने इसका इन्वेस्टमेंट करने में 1 दिन की देरी लगा दी, और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पे रिटर्न कितना है? 12%।
तो जरा इसका 12% कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा। एवरीबडी विल बी एबल टू टेल मी 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख इंटू 12 कितना होता है? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। आपने एक दिन की देरी कर दी इन्वेस्ट करने में, तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अगर 365 दिन का इंटरेस्ट है तो लगभग 32,876 रुपीज। ये एक दिन का इंटरेस्ट है। कितने दिन का? एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? 24। तो चलिए इसको 24 घंटे से डिवाइड कर लेते हैं। तो एक घंटे का इंटरेस्ट हो गया लगभग 1370 रुपए। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और एक मिनट का इंटरेस्ट हो गया 22 रुपए। 11 मिनट का इंटरेस्ट हो गया 251 रुपए। तो जो बच्चे क्लास में लेट आए उन्होंने अपना 251 रुपए का नुकसान कर लिया। ये इंपॉर्टेंस होती है समय की। चलिए भाई, एवरीबडी हैज कॉपीड दीज रेगुलेटर्स नेम। तो सबको समझ में आ गया 4 रेगुलेटर्स कौन से हैं हमारे देश में जो पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, ये सब तो हम पढ़ेंगे। कभी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने आपको चीट किया हो, बेवकूफ बनाया हो, तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे बच्चों? सेबी का दरवाजा आप खटखटाएंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी इंश्योरेंस एजेंट ने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको चीट किया, तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? IRDA। किसी बैंक ने आपको चीट किया, प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? RBI। और पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो PFRDA। समझ में आ गई बात? चलिए, तो पीपल आर सपोज टू पुट दिस हेडिंग पॉकेट मनी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को सो कॉल्ड 8 इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स में बच्चों डिवाइड किया गया है। ये मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं? आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग ऑल दिस इन द प्रीवियस सेशंस आल्सो, और आगे भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। इसमें 2 तरह के सेशंस होते हैं चिल्ड्रन, एक स्टूडेंट एक्टिविटी होती है और एक फैमिली एक्टिविटी होती है। तो खैर फैमिली एक्टिविटी इज नॉट मेंट फॉर यू, वो पापा मम्मी के लिए है। तो इसमें 8 मॉड्यूल्स जो आपको नजर आएंगे, इट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट इज कॉल्ड एज मनी मैटर्स। आपके गोल्स क्या होने चाहिए, बजटिंग, कैसे आप रिसोर्सेस को और अपनी वांट्स को बैलेंस करेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था। तो बेसिकली फाइनेंस की जो फील्ड होती है सब कुछ कवर कर लेती है। ये इकोनॉमिक्स भी कवर कर लेती है, साइंस भी कवर कर लेती है, मैथ्स भी कवर कर लेती है, इट कवर्स एवरीथिंग बेसिकली। इन्वेस्टमेंट आपको कब करना चाहिए? लोग सोचते हैं कि कल बच्चा पैदा हुआ और आज मैराथन दौड़ के फर्स्ट प्राइज जीत ले, इज इट सो? कभी नहीं, इट विल टेक टाइम। बैंकिंग के बेसिक्स क्या होते हैं? बच्चे हमारे MBA कर लेते हैं देश में, बट उन बेवकूफों को पेन स्लिप भरनी नहीं आती है, वो बैंक में अकाउंट खुलवाना नहीं जानते हैं। तो क्या ऐसी पढ़ाई का कोई काम है जिससे कोई अल्टीमेट आपको लॉजिक ही ना अचीव हो? ऐसी पढ़ाई का बेसिकली कोई काम नहीं है। स्टॉकिंग द स्टॉक्स, आप स्टॉक मार्केट की न्यूज को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आपको सेंस करना है कि सर ये वाला स्टॉक खरीद लूं क्या, सर ये वाला शेयर खरीदना अच्छा है कि बुरा है। ऐसे ही लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर एकदम अचानक से बता दीजिए किसी एक ऐसी कंपनी का शेयर खरीद लें जो अगले 10 साल में 10 गुना पैसा दे जाए। मेरे मुंह से अचानक निकल आया, बेटा एक्साइड का शेयर खरीद लो। अब मैंने क्यों बोला एक्साइड का शेयर खरीद लो? ये जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं, क्यों मैंने उसको बोला कि एक्साइड का शेयर खरीद लो? चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सोचने का। ऐसे ही मैंने बोला एक्साइड। सर ईवीज आएंगी कुछ की बैटरीज के लिए, व्हीकल्स आने वाले टाइम में बढ़ने वाली हैं। 1 अप्रैल 2030 के बाद से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है कि सड़क पे कोई भी डीजल व्हीकल तो होगी ही नहीं। अभी प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं, पैसेंजर व्हीकल्स बंद हो चुकी हैं। 1 अप्रैल 2022 के बाद से आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, बसेस का, ट्रक्स का, इसको अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। अभी प्राइवेट व्हीकल पे गवर्नमेंट बैन लगा रही है धीरे धीरे। और शहर के अंदर तो बसेस पूरी तरह से चलनी बंद हो गई हैं, चाहे आप दिल्ली की बात करिए, किसी भी शहर की बात करिए। इधर CNG बसेस आर अवेलेबल, और गवर्नमेंट का फोकस किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। अगला स्टेप जो गवर्नमेंट लेगी 1 अप्रैल 2025 या 26 से, ट्रक्स को कन्वर्ट करना है इनको CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये डीजल को कन्वर्ट कर देंगे। अभी किट इतनी महंगी है CNG वाली, जिस बेचारे ने 40 लाख का ट्रक खरीदा परसों और उससे गवर्नमेंट अगले दिन बोले कि इसको कन्वर्ट कर दो CNG में, उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। कहां करे वो डीजल इंजन, उसका तो पैसे लग गए उसके। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन और टाइम दिया हुआ है, और पॉलिसी अनाउंस्ड है 1 अप्रैल 2030 के बाद 50% ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, 15% पैसेंजर लार्ज व्हीकल्स, 25% स्मॉल पैसेंजर व्हीकल्स। ये अलग अलग पैरामीटर्स बने हुए हैं, इनको धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे CNG में या इलेक्ट्रिक व्हीकल में।
एंड मेनी कंपनीज लाइक टोयोटा एंड मारुति ने तो डीजल गाड़ी बनानी बंद कर दी। टोयोटा की जो बड़ी गाड़ियां वो डीजल में भी अवेलेबल हैं, लाइक फॉर्च्यूनर एंड ऑल। छोटी गाड़ी उन्होंने भी डीजल में बनानी बंद कर दी। अब प्लांट था नहीं उनके पास, तो मारुति से वो गाड़ियां खरीद के बेचते हैं अपना ठप्पा लगा के। जैसे मारुति वाले बलिनो बेचते हैं तो वो ग्लांजा बेचते हैं उसी नाम पे। तो धीरे धीरे ये डीजल व्हीकल्स इंडिया से खत्म हो जाएंगी अगले 3-4 साल के अंदर। और 1 अप्रैल 2030 के बाद तो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन या तो चला जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे या तो सीएनजी, डीजल जीरो हो जाएगा। पेट्रोल 2040-50 तक एक्सटेंड हो जाएगा दुनिया में, ऐसा कहा जा रहा है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब हम ईवीज पे आ चुके हैं। टू व्हीलर्स तो बहुत ईवीज पे आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो धीरे धीरे पेट्रोल की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो मैंने क्यों बोला उस बच्चे को एक्साइड का शेयर खरीद लो, पापा को बोल देना जाके, बिकॉज हर गाड़ी में जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी जो है कैसे चलेगी वो, बैटरी से। अभी तो बैटरी ताइवान, जापान, चाइना से बन के इंडिया में आती है, बट धीरे धीरे प्लांट इंडिया में लगेगा। और इंडिया में सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एक्साइड। नहीं सर, वो एमरॉन भी आता है। एक्साइड ने धीरे धीरे इन सबको खरीदना स्टार्ट कर दिया है बेसिकली। व्हाट इट नहीं, पेट्रोल बस नहीं आती हमारे देश में। पेट्रोल बस बहुत कॉस्टली पड़ेगी, इसलिए पेट्रोल बस है ही नहीं इंडिया में। नहीं, पहले बहुत पहले किसी ने खरीदी होगी, 20 साल पहले। पिछले 15-20-25 साल से तो टाटा ने बनाई नहीं पेट्रोल की बस। व्हाट इट क्लियर, डीजल ही चल रही है अभी। तो अब धीरे धीरे भी उसको कन्वर्ट करके उसमें किट लग जाती है, डीजल इंजन हट जाता है। व्हाट इट क्लियर, उसकी जगह बैटरीज इंस्टॉल हो जाएंगी, बट वो खर्चा ज्यादा है, 5-10 लाख रुपए खर्चा है। बट डीजल को ऑपरेट करते हुए उसमें डीजल की टैंक हटा के सीएनजी की टैंक लगा दें तो वो किट थोड़ी सी सस्ती है। बट अगेन, इतना बड़ा देश है, इतने ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, तो टाइम लगेगा इसको करने में। नहीं, इलेक्ट्रिक बसेस आर देयर, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक और व्हीकल्स की। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई मैंने क्यों उसको बोला एक्साइड का शेयर खरीद लो, क्योंकि एक्साइड इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो क्या मैन्युफैक्चर करती है? बैटरीज। व्हाट इट क्लियर। तो अब हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब बैटरीज यूज हो रही हैं और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंडिया में बढ़ जाएंगी, तो व्हाट विल हैपन, बैटरी की खपत बढ़ेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा बैटरीज खरीदेंगे, तो बैटरी की सेल बढ़ेगी। बैटरी की सेल बढ़ेगी तो बैटरी बनाने वाली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। बैटरी बनाने वाली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि हमने एक्साइड में पैसा लगाया है। हम एक्साइड के क्या है? शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर पता है ना क्या होता है? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में पैसा लगाता है। व्हाट इट क्लियर। अब हम वहां के शेयर होल्डर हैं तो हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। जब मेरे को एक्साइड का 250 रुपए का शेयर खरीदने पे 25 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए, इट इज 10%। देता है बच्चों बैंक कोई 10% इंडिया में इंटरेस्ट? कोई नहीं देता। तो मेरे पास शेयर है, 250 रुपए मैंने लगाया, 25 मेरे को मिल गए वापस। अब आप कह रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, चलो सौरभ सर से बात करते हैं, सर ये शेयर प्लीज हमको दे दीजिए। तो ये शेयर मैं आपको दूंगा तो क्या 250 का खरीदा हुआ 200 में दे दूंगा? नो, मैं तो आपसे और पैसे लूंगा, क्योंकि ये सोने का अंडा देने वाली या मुर्गी का अंडा देने वाला सोना है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो अब इस मुर्गी से मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, तो मैं आपको 250 का शेयर 350 में बेच सकता हूँ, 400 में बेच सकता हूँ। इट डिपेंड्स आपकी नीड खरीदने की कितनी है और मेरी गरज बेचने की कितनी है। तो ये सब बातें हम अपने सो कॉल्ड 5th यूनिट में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट बहुत ढेर सारे होते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट्स टॉपिक में पढ़ेंगे। बोरो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसको बोरो करना चाहिए, कब बोरो करना चाहिए, किस चीज के लिए बोरो करना चाहिए, दिस विल बी टॉट इन द 7th मॉड्यूल। एंड फाइनली इन ऑल 7 मॉड्यूल्स का एक थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन आपको मिलेगा मॉड्यूल नंबर 8 में। तो एवरीबडी अंडरस्टूड कि आपका सिलेबस है क्या बेसिकली? पक्का? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट चैप्टर। थोड़ा बहुत सेबी के बारे में टाइम पास लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको बता दिया सेबी क्या करता है एंड ऑल दैट, तो ये सब बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर इसको पढ़ने के बाद क्या होगा? ये तो बेसिक प्रोग्राम है, इसको पढ़ने के बाद व्हाट यू कैन डू, आप इन प्रोग्राम्स में आगे कुछ एडवांस्ड सेशंस कर सकते हैं। जैसे मैं अगले साल ये वाला सेशन तो नहीं रिपीट करूंगा, बिकॉज ये तो बेसिक लेवल पे खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह का स्पेशलाइज्ड टीचिंग दूंगा। उसके आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं मैंडेटरली इंडिया में, अगर आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर या एजेंट बनना चाहें। और वो एग्जाम्स इंडिया में लेती है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, टाइटल्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM। NISM भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन है। मुंबई में, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 54 किलोमीटर पे इनका 74.5 एकड़ का कैंपस है, जहां पे ये अपने पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंशियल मार्केट्स के प्रोग्राम्स करवाते हैं। ये प्रोग्राम 1 साल से लेकर 2 साल तक के होते हैं। MBA भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होता है।
और इतने धमाकेदार प्रोग्राम्स है चिल्ड्रन, इतने धमाकेदार। 8 महीने पढ़ने के बाद स्टूडेंट गेट्स अ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज मच 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 हाईली पेड देन व्हाट इज बीइंग पेड टू एन एवरेज एमबीए इन इंडिया। 20% के अलावा तो 80% एमबीए की हिंदुस्तान में नौकरी ही नहीं लगती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते नहीं है, उन्होंने सिर्फ एग्जाम पास किए होते हैं। बट एनआईएसएम के प्रोग्राम्स इतने पावरफुल हैं। क्यों पावरफुल हैं? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा है, बट यहाँ काम करने वाले लोग है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, कभी किसी 5 ईयर एलएलबी वाले लड़के को पकड़ लेते हैं, कभी किसी एमबीए को पकड़ लेते हैं, कभी किसी सीए को पकड़ लेते हैं, कभी किसी कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी एमकॉम वाले को, एमएससी वाले को, एमटेक वाले को पकड़ लेते हैं, जिनके पास अकल जीरो होती है। सर सीए को भी अकल जीरो होती है? बिल्कुल, फाइनेंशियल लिटरेसी में सीए की अकल जीरो है। आप अपने मोहल्ले के 2-4 सीए को पकड़ लीजिए और उनसे पूछिएगा, अंकल 1 लाख रुपए 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करें, कितने साल में डबल होगा? वो कहेंगे भाग जाओ से। अगर वो रूल ऑफ 72 आपको बता दें तो आप मेरे को बता दीजिएगा। तो मार्केट में हमें वो प्रोफेशनल चाहिए जो वोल्वो ट्रक चला पाए। हमारे पास ड्राइवर तो है, टाटा का ड्राइवर है, अशोक लेलैंड का ड्राइवर है, मारुति का ड्राइवर है, बीएमडब्ल्यू और वोल्वो के ट्रक चलाने वाला ड्राइवर हमारे पास नहीं। तो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ड्राइवर एकदम बेकार है। हम किस ड्राइवर को हायर करेंगे? जो हमारे मतलब का हो। तो एनआईएसएम ने जब इन सब बातों को देखा, इन सब प्रॉब्लम्स को देखा, तो सोचा हम ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को पकड़ लेंगे और ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स को 1-1.25 साल कोर फाइनेंस की पढ़ाई कराएंगे, जो म्यूचुअल फंड्स में, फाइनेंशियल कंपनीज में जरूरी है। तो ये फाइनेंशियल टेक्नीशियंस, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट आज भी हमारे देश में नेग्लिजिबली अवेलेबल हैं चिल्ड्रन। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आता है ना, वो सर्जरी कराने लखनऊ में दांता जाता है। ऐसा नहीं कि प्रयागराज सिटी में हार्ट की सर्जरी करने वाले डॉक्टर नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है, कानपुर में है, बट तब भी आदमी क्यों मेदांता जाता है और एम्स न्यू दिल्ली जाता है? क्यों जाता है? वहां पे स्पेशलाइजेशन लेवल इज वेरी 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 हाई। बेसिकली फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर। तो हमको वो एग्जैक्ट स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 50% काम वो जानता है, बट 100% नहीं जान। हमें 100% वाला चाहिए। तो जब सेबी ने इस बात पे गौर फरमाया, तो 2006 में ये बात आई कहीं अंदर से कि कुछ करना पड़ेगा। तो एनआईएसएम को सेटअप करना स्टार्ट किया गया। और एक जमाना ऐसा भी था बच्चों, मैं आपको 2014-15 की बात बता रहा हूं, एनआईएसएम के कोर्सेज इतने बढ़िया थे, इतने बढ़िया, लोगों को तो कुछ पता नहीं था। ग्रेजुएशन स्टूडेंट ने कंप्लीट किया, मैं अपनी स्टूडेंट की बात बता रहा हूं आपको, फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ इलाहाबाद सिटी। देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना बीकॉम 3 साल टाइम पास किया। मतलब बीकॉम में ठीक ठाक पढ़ाई तो होती नहीं, टाइम पास चलता है पूरा। देयर आफ्टर शी आस्क्ड मी कि सर अब इसके बाद क्या करें? मैंने कहा तुम एनआईएसएम का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फाइनेंशियल मार्केट कर लो। 1 साल का प्रोग्राम था। 11 जुलाई को उसका एडमिशन हुआ। 11 जनवरी को उसके हाथ में 5.5 लाख रुपए का अपॉइंटमेंट लेटर था। 11 जुलाई से 11 जनवरी कितने महीने होते हैं बच्चों, बता दीजिए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हार्डली 6 से 7 महीने की पढ़ाई के बाद मार्च शी कंप्लीटेड हर कोर्स। कंपनी ने अप्रैल 12 तारीख 15 तारीख से उसको ज्वाइनिंग दे दी। और साथ में उसके दोस्त यार जो एमबीए कर रहे थे, उन्होंने कहा ये बढ़िया था, हम तो अभी कैट का एंट्रेंस ही क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं और यहाँ तो नौकरी भी लग गई है। क्यों नौकरी लग गई? क्योंकि काम जो चाहिए हमने वो सीखा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? पक्का? तो आज के जमाने में अगर आपको बोला जाए भाई स्मार्टफोन चाहिए, तो एंड्रॉयड और आईओएस के अलावा क्या आपकी कोई तीसरी चॉइस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है और आपको बेस्ट चाहिए, तो आप सैमसंग S23 अल्ट्रा, डायनेमिक, सुपर प्रो, डायनेमिक रिच वगैरह ही कुछ खरीदेंगे। तो हमको एग्जैक्ट प्रोफेशनल चाहिए बाजार में। तो अभी तो हम आलतू फालतू से अपना काम करवा लेते थे, बट अब जब एग्जैक्ट प्रोफेशनल मिल गए तो आलतू फालतू से काम करवाने की जरूरत नहीं है। तो गॉन आर द डेज जब लोग सोचते थे ग्रेजुएशन कर लो नौकरी लग जाएगी। आपके पापा का, मेरे पापा का जमाना ऐसा ही था कि भाई घर में मौसा जी आए, आओ चलो एसबीआई में क्लर्क की नौकरी खाली, तुमको ले चलें। आज ऐसे जॉब मिलता है? नहीं मिलता। टुडे यू हैव टू बी अ सुपर स्पेशलिस्ट। और उस समय इस कोर्स में एडमिशन कैसे होता था? एक सिंपल सा 2000 वर्ड का एस्से लिखना होता था आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होता था और आपका एडमिशन हो जाता था। सर आज कैसे इस कोर्स में एडमिशन होता है? आज आपको कम से कम 1 साल का मैंडेटरी ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आपको इनका एनआईएसएम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कैट के बराबर का ही होता है। मिनिमम उसमें 85 परसेंटाइल का आपका स्कोर होना चाहिए, या आपने कैट का एग्जाम दिया हो। फिर आपका इंटरव्यू होगा,
उसके बाद अगर आप माने जाएंगे फिट एंड फाइन तो आपको कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी, वरना जय माता दी। तो जस्ट सी कितना पैराडिग्म शिफ्ट आया। पहले ऐसे ही एडमिशन हो जाता था, बट अब जो एडमिशन का पैरामीटर है बहुत डिफिकल्ट हो गया। क्यों डिफिकल्ट हो गया भाई? पहले डिमांड कम थी और सप्लाई, सीट्स ज्यादा थी इनके पास, बट जो बच्चे आते थे एडमिशन लेने वो बहुत कम थे। अब उल्टा हो गया है, अब सीट्स वही 60-120 है और आने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। बट आप क्यों इस पे एक एज गेन करेंगे? क्योंकि आप ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ के जा रहे हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो ग्रेजुएशन 3rd ईयर 2nd ईयर से यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। तो चलिए वो वाला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बट जब वो आपका इंटरव्यू लेंगे और आप बोलेंगे सर मैंने पॉकेट मनी प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, सर मेरे को पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है, सर आई नो कि स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, तो आपको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो मैं एक दिन आपका लेक्चर करवा दूंगा उस स्टूडेंट का भी, who was my first student, जिसने NISM के पहले या दूसरे बैच में एडमिशन लिया था उस कोर्स में बेसिकली। इसी तरह के इंडिया में और बहुत ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम है चिल्ड्रन CCAP करके, क्रिसल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम। रिपीट करेंगे आप? क्रिसल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहिए, बस सुनते रहिए, सिर्फ सुनते रहिए। गॉट इट क्लियर? क्योंकि पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि भाई आगे हमारी नाव जाएगी किस एंगल में। ये जो क्रिसिल है चिल्ड्रन, ये अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। क्या नाम है? ये बड़ा बढ़िया नाम है सर, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सर ये काम क्या करती है? जैसे हमारे इंडिया में एनकैप है। एनकैप क्या है सर? ये गाड़ियों की रेटिंग करते हैं, 5 स्टार सिक्योरिटी, 4 स्टार सिक्योरिटी, 2 स्टार सिक्योरिटी। तो 5 स्टार सिक्योरिटी वाली गाड़ी मतलब भगवान चाहेगा तभी एक्सीडेंट में मरेंगे, वरना मरेंगे नहीं। 8 एयरबैग होते हैं इस गाड़ी में। तो एनकैप रेटिंग गाड़ियों के लिए होती है। वैसे ही जब आप खाने का सामान लेते हैं तो उसमें वो FSO करके एक रेटिंग होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं तो ISI होता है। तो वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P। सर ये काम क्या करती है? मान लीजिए मेरी एक कंपनी है सौरभ मल्होत्रा एंटरप्राइजेस करके, और मेरे को रोड बनाने का ठेका लेना है सरकार से। सरकार कहेगी भाई हम तो आपको जानते ही नहीं है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग करा के आइए। मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप भागेंगे तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप पहले हाँ बोल दें और बाद में रोड बनाए ना और भाग जाए, हमारा नुकसान हो जाए। तो मैंने स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स से अपनी रेटिंग कराई और इन्होंने मेरे को 5 स्टार रेटिंग दे दी मेरा सारा डेटा देखकर। मैंने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को सर्टिफिकेट दिखाया, दे आर सर्टिफाइड, और मेरे को ठेका मिल गया। तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये कंपनीज की स्टार रेटिंग करती है कि कंपनी अच्छी है या बुरी। इंडिया में इन्होंने अपना एक ऑफिस खोला और जिसका नाम रखा क्रिसल। क्या नाम रखा? इसका भी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, CRISIL। क्रिसल ने अपने वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस के लिए प्रोफेशनल्स इकट्ठे करने स्टार्ट किए। तो सर इंडिया में क्यों आए वो? इंडिया में बहुत फायदे होते हैं फॉरेन कंपनीज को। पहला फायदा कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ढेर सारी है, तो यहाँ अच्छे भी ढेर सारे मिलेंगे और खराब भी ढेर सारे मिलेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट कि एक कार में 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और एक ट्रेन में 400 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, ज्यादा कहां मरेंगे? क्योंकि वहां सवारी भी ज्यादा थी, सवारी भी ज्यादा थी। तो क्रिसल ने इंडिया में लोगों को हायर करना स्टार्ट किया। क्रिसल के साथ प्रॉब्लम क्या आई कि लोग तो हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंट भी हैं, मैथ्स भी बहुत तेज है, समझते भी चीजों को अच्छी तरीके से हैं, काम भी अच्छा करना जानते हैं, बट अकल फाइनेंस की बहुत कम है। क्योंकि घर में बात होती ही नहीं फाइनेंस की, पापा मम्मी को बड़ा बुरा लगता है बच्चों के साथ फाइनेंस की बात करने के लिए, स्कूल को कुछ आता जाता नहीं इस मामले में। तो क्या किया जाए? क्रिसल ने MBA कॉलेजेस के साथ टाइप करना स्टार्ट किया, और सबसे पहला कॉलेज जो इन्होंने टाइप किया, और शायद आज भी एक ही है, निटी मुंबई। व्हाट? निटी मुंबई बहुत अच्छा कॉलेज है। इन्होंने यहाँ पे 50 सीट्स का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और प्रोग्राम का नाम क्या रखा? क्रिसल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम। सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात? पक्का? और बोला कि हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेंगे। किसको लेंगे? जिनका कम से कम कैट में 85 परसेंटाइल या उससे ऊपर का स्कोर होगा। फिर उनको अपने एक सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम बैठाएंगे। समझ में आ गया? क्रिसल का स्कोर प्लस अपना एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर बनाएंगे और टॉप 50 कैंडिडेट्स को चूज कर लेंगे।
और उनको 2 साल के लिए पढ़ाएंगे अपने यहाँ, जिसमें से पहले 6 महीने उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कराई जाएगी कॉलेज कैंपस में 5 days a week। 7वें से 12वें महीने तक हम क्या कराएंगे उनको, हम उनको 3 दिन पढ़ाई कराएंगे और 2 दिन अपने इंडिया के ऑफिसेज में काम करने को भेजेंगे कि भाई जो पढ़ लो उसको सीखो तो काम कैसे होगा। और उसके बाद 13 से 24th मंथ तक हम अगेन उनको 3 दिन पढ़ाई कराएंगे और 3 दिन अपने ऑफिसेज में काम कराएंगे। 7वें से 12वें महीने तक हम उन्हें 8,000 रुपए महीना स्टाइपेंड पे करेंगे और 13वें से 24वें महीने तक 15,000 रुपए महीना स्टाइपेंड पे करेंगे। और जब 24 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 6 लाख रुपीस पर एनम के गारंटीड पे पैकेज पे उनको जॉब दे देंगे। ये सारी कहानी 2000 सो कॉल्ड 12 तक क्रिसिल ने सी कैप प्रोग्राम में चलाई। मैं आपको 12 साल पुरानी बातें बता रहा हूं, आज की बातें नहीं बता रहा हूं। आज चीजें बहुत बदल चुकी हैं। सर फीस कितनी है इस प्रोग्राम की? 1,000 रुपए का बस एप्लीकेशन फॉर्म है और कोई फीस नहीं है। 2 साल की पूरी पढ़ाई फ्री, पहले 6 महीने सिर्फ पढ़ना है, 7वें से 12वें महीने 8,000 रुपए की स्टाइपेंड और 13वें से 24वें महीने 15,000 की स्टाइपेंड। और उसके बाद नौकरी भी पक्की, क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं है काम करने वाले। और कितने बच्चे जो बहुत अच्छे थे अपने वोकल एक्सेंट में, उनको तो यूएस भी भेज दिया इन्होंने। अब बच्चे हो गए इस कोर्स में पढ़ने वाले बहुत ज्यादा। तो आजकल क्रिसिल मेरे सुनने में आया है, चेक करके बताता रहूंगा आपको, लगभग 6 लाख रुपए इसकी फीस रख दी है कोर्स की। और ये पैसा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको वापस मिल जाता है। ये पैसा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अरे सर बड़ा बढ़िया है, आपको बड़ा बढ़िया लग रहा है, इनका फायदा क्या है? ये आपको 6 लाख तो वापस देते हैं, ये जो बीच में 1.5 साल आपसे काम करवाया ना, इससे कम से कम 50 लाख रुपए आपसे कमा लेते हैं, क्योंकि इनको ऑफिस में स्टाफ भर्ती नहीं करना पड़ता। दिस इज चिल्ड्रन कॉल्ड एज द पावर ऑफ स्टडिंग फाइनेंस इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। एंड अबव ऑल फाइनेंस सारे सेक्टर्स में से देखा जाए तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी बच्चों रिसेशन जैसा कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, इंसान हमेशा पैसा कमाएगा तो उसको कहीं ना कहीं तो उस पैसे को इन्वेस्ट करना ही करना है। तो मेजॉरिटी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में रिसेशन आ सकता है, बट फाइनेंस में कभी रिसेशन आएगा नहीं। तो अगर आप फाइनेंस की फील्ड में एंट्री मारते हैं तो कभी भी आपको भाई नौकरी चली जाएगी, ये चला जाएगा, कभी भी ऐसा उदास नहीं होना पड़े। कोविड आया, क्या स्टॉक मार्केट एक दिन के लिए बंद हुआ? बैंक एक दिन के लिए बंद हुआ? पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। उल्टा मार्केट बहुत बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने सोचा कल को ऐसा खतरा फिर से आएगा, चलो बचाना स्टार्ट करें, चलो बचाना स्टार्ट करें। तो जब बचाएंगे तो किसके पास जाएंगे? फाइनेंस प्रोफेशनल के पास। तो यू शुड बी अमंग वन ऑफ दोज जो अपना पैसा भी अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें और फाइनेंस प्रोफेशनल बनने की कोशिश भी करें। एंड फाइनेंस प्रोफेशनल बनना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होता। 5वीं तक की मैथ्स बस ठीक से आनी चाहिए। कितने तक की? बस, इससे ज्यादा मैथ्स आने की जरूरत नहीं है। कोई इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? तो अभी रिसेंटली मेरे को फोन आया है, सर हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज टेल अस कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा। तो लोग कहते हैं बैंक में तो 8-10% मिलता है, म्यूचुअल फंड भी सर 11-12% देता है। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स पे 3 उंगली खींची, स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया। क्या सर ये बड़ा बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, 24% वाला है, ये 28% कहाँ से मिलता है? मैंने कहा इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। सर क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ये सर उसका तो समय नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं आपको आइडिया देता हूँ, बस इन जगहों पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो सिर्फ आइडिया दे दिया तो उन जगहों पे तो इन्वेस्ट कर लेंगे, बट कुछ नया नहीं कर पाएंगे। बट जब इंसान पढ़ लिख लेता है ना तो वो कुछ नया करने लग जाता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो ईयर्स अगो जब मैंने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से अपना एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस दोनों कंप्लीट किया, तो मैं सोचता था बीइंग अ टीचर ऑफ कॉमर्स ये फाइनेंस मेरे कहाँ काम आएगा। तो जब मैंने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी पिछले 10-11 साल से पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा नहीं नहीं नहीं, अब मेरा एमबीए फाइनेंस काम आ गया है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो वेरी क्विकली यू कैन कॉपी डाउन दिस 8 टॉपिक्स इन योर क्लास वर्क कॉपी चिल्ड्रन, जो फाइनेंशियल लिटरेसी की आपने बनाई है। और अगली क्लास से शायद आपको कॉपी में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप वर्कबुक में ही सब कुछ लिखेंगे। सो प्लीज डू इट क्विकली। कोई क्वेरीज हैं तो पीपल कैन आस्क मी। सो चिल्ड्रन दिस इज एनआईएसएम। सर ये क्या है सर? इन्वेस्टर्स हैकेथॉन अवेयरनेस। एनआईएसएम ढेर सारे प्रोग्राम्स कराता है फाइनेंशियल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए इंडिया में। कुछ ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, कुछ स्कूल लेवल के भी होते हैं। ये बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम है।
एंड 1 लाख रुपए तक के प्राइजेस भी यहाँ जीते जा सकते हैं। देन चिल्ड्रन पर्सनल सेशंस भी होते हैं इनके यहाँ। देयर आफ्टर इनके ढेर सारे सर्टिफिकेशंस हैं जिनको बच्चे ज्वाइन करके अपनी अकल को और बढ़िया कर सकते हैं। ऑनलाइन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं इनके, सो कॉल्ड, ऑब्वियसली बात है फीस होती है, फ्री कुछ भी नहीं होता। सर ये हम कर लें सर टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम, अभी आप थोड़े छोटे हैं इसके लिए, 2 महीने बाद आप इन सब पे सो कॉल्ड हाथ आजमा सकते हैं। और फाइनेंस की पढ़ाई में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। पैदा हुए बच्चे से लेकर कॉफिन में जाने के 1 दिन पहले तक आप फाइनेंस कभी भी पढ़ सकते हैं। और कोई इतनी बड़ी ग्रेट रॉकेट साइंस नहीं होती है कि आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है या आपको 12th पास होना कंपलसरी है। 5वीं तक की मैथ्स और सिंपल अंग्रेजी अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप फाइनेंस पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, बट थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, वो आपका पॉकेट मनी प्रोग्राम से पूरा हो जाएगा। तो ये जो सेशन है इनके टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल दैट, ये आप 2-4 महीना पहले मेरी क्लासेस कर लीजिए, फिर आप इन प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर लेंगे। और इन प्रोग्राम्स को करने के बाद जब आप NISM में या दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं एडमिशन के लिए, दे विल अंडरस्टैंड कि आप पढ़ लिख के आए हैं। तो गए वो जमाने जहां पे कंपनी पूछती थी MBA किया है तभी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज बच्चा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है और NatQuest, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को जिन्होंने टेक ओवर किया, वो उसको नौकरी दे देते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या पढ़ के आए हो। आपको जो हमारा काम है अगर वो आता है तो यू आर इनटू जॉब विद अस, और आपको काम नहीं आता तो आप MBA कर लीजिए, PhD कर लीजिए, पागल होकर दौड़ते रहिए, आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो सरकारी नौकरियां थी जहां होता था कि भाई ग्रेजुएट होना जरूरी है, MBA होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आजकल काफी स्किल्स बदल चुकी हैं, आपको काम आना चाहिए, यू आर इनटू जॉब। आपकी डिग्री क्या है वो एकदम जेब में रख लीजिए, हम आपकी डिग्री देखने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। सो वी हैव मेनी सर्टिफिकेशंस इन NISM चिल्ड्रन। और उसके बाद यहाँ पे 1-2 प्रोग्राम्स भी मैं आपको बता देता हूँ जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं। सो इनके कुछ रेगुलर प्रोग्राम्स हैं, बीच बीच में तो अपनी एडवर्टाइजमेंट इनकी चली आती है। PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिक्योरिटीज मार्केट, ये SM क्या है सर, आपका नाम लिख दिया इन्होंने। SM नहीं, ये सिक्योरिटीज मार्केट है, इट इज नॉट सौरभ मल्होत्रा, इट इज सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली। LLM प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है। अब देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, LLB के बाद पूरे हिंदुस्तान में LLM प्रोग्राम 2 इयर्स का होता है, बट इनका LLM प्रोग्राम 1 ईयर का है। क्यों है सर इनका LLM प्रोग्राम 1 ईयर का, इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं जो LLB करके आए वो कम से कम 50% नंबर लेके आए। 50% से नीचे वाले को एडमिशन नहीं देते, दूसरी यूनिवर्सिटीज इंडिया में 33% वाले को भी देती है। प्लस ये देखते हैं कि कुछ वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है, अगर आपने कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस की है 3 ईयर 5 ईयर LLB करने के बाद, तभी आप यहां से LLM कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। देयर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड रिसर्च एनालिसिस। देखिए कितना धमाकेदार प्रोग्राम है। ग्रेजुएशन के बाद आप करेंगे, 15 महीने का प्रोग्राम है, वीकेंड प्रोग्राम है, संडे को 6 से 9:15 और सैटरडे को 10 से 5:15 क्लास चलती है। हाँ? सर 10 से 5:15, अभी इसकी फीस जब सुनेंगे ना आप कहेंगे नहीं सर हम बहुत कायदे से पढ़ेंगे। 5-5, 6-6 लाख रुपए फीस होती है इन प्रोग्राम्स की, और इतने पावरफुल होते हैं कि अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली बच्चों, आई कैन चैलेंज, शायद आपकी पहले महीने की तनख्वाह में पूरी फीस निकल आएगी आपकी, इतना धमाका है इसमें। देन वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेटा साइंसेज। सर कंप्यूटर भी आ गया फाइनेंशियल मार्केट में, बिल्कुल। हम एक म्यूचुअल फंड की बात करेंगे आज से 2 महीने बाद, जिसको हम बोलेंगे क्वांट फंड। क्या बोलेंगे? क्वांट फंड। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, जब मार्केट फेवरेबल होगा कंप्यूटर आपके लिए खरीद लेगा, और जब अनफेवरेबल होगा तो वो बेच देगा। इसको एल्गोस बोलते हैं, एल्गोरिथम राइटिंग बोलते हैं, इसके भी कोर्सेज मार्केट में होते हैं। यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर चला आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चलाता है? तो सर ये जो ब्रोकर होते हैं मार्केट में, ये जो एजेंट होते हैं, इनकी कहानी अगले 5 साल की है बस। 5 साल के बाद ये ब्रोकर और एजेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, AI मैक्सिमम काम करने लग जाएगा, मैक्सिमम काम। आपने एडोब पेज मेकर या एडोब PDF का नाम सुना होगा ना। अभी एडोब वालों ने अपने PDF में AI लॉन्च कर दिया है। पता कैसा लॉन्च कर दिया? मैंने पैंट पहनी है, शर्ट ऊपर से है, टक इन नहीं किया, और बेल्ट भी नहीं पहनी। AI में मैंने बेल्ट वाला एरिया सेलेक्ट किया और बोला कि ड्रेसअप प्रॉपरली, उसने शर्ट भी अंदर टक इन कर दी है इन्हें, और बढ़िया बेल्ट का भी बकल लकल लगा दिया है। अब आर्टिस्ट की जरूरत है? नो। तो 10 साल बाद हमारे इंडिया के स्कूल्स में शायद ड्राइंग और स्केचिंग की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो सारा काम कौन कर देगा हमारे लिए?
एआई कर देगा। और हमारी मम्मी परेशान रहती हैं, बटरफ्लाई बनाने को बोला था, बेटी ने कॉकरोच बना दिया कॉपी में, नंबर मिला ग्रेड डी। अरे जरूरत ही नहीं है उसकी, ये सारा काम एआई करेगा। अब सारा काम कौन करेगा? एआई करेगा। तो आपको क्यों अलग से जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल लिटरेसी का मेरा सेशन ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम में ये चीज नहीं है। जिस दिन क्लास 6 में फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूलों में आ गया चिल्ड्रन, उस दिन से आप जैसे बच्चों को ऐसे सेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा आप छोटी मोटी जगह पे जाके ऐसे सेशंस डिलीवर करेंगे मेरी तरह। समझ में आ गया? सर और क्या करता है एनआईएसएम? एनआईएसएम एक और प्रोग्राम चलाता है चिल्ड्रन, एनसीएफई के नाम से, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए है। आपके स्कूल्स में जरूर आता होगा इसका नोटिफिकेशन। ये एग्जाम जनवरी फरवरी मार्च के महीने में होता है, ऑनलाइन होता है। स्कूल के थ्रू आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और अगर आप ऑल इंडिया अपनी जोन में, 5 जोन में एग्जाम होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल जोन। अगर आप अपनी जोन में जोनल टॉपर होते हैं तो आपको लैपटॉप, गोल्ड कॉइन, ये सब गिफ्ट्स यहाँ से फ्री में मिलते हैं। सर पढ़ाई के लिए पैसे कितने देने पड़ते हैं? 0। सर सिलेबस क्या है? सेम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही सिलेबस इनका भी है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है चिल्ड्रन। एंड द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सो कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। समझ में आ गया सबको? सो लेट्स कंटिन्यू। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन, क्या पढ़ेंगे और क्या एडवांटेज मिलेगा? कंफर्म? चलिए, स्क्रीन इज वेल विजिबल टू ऑल। चलो लेट्स कंटिन्यू with the first chapter children. Put the heading in your copy, session 1, money matters, smart goals and financial analysis. चलिए, तो ये इंसान कुछ पढ़ रहा है आपकी तरह लग रहा है और ये फुटबॉल खेलना चाहता है। इसका गोल क्या है? सर फुटबॉल ऑलरेडी गोल है, ये गोल दूसरा होता है। बट मनी के केस में गोल दूसरा होता है। सर ये तो वही वाला नोट है सर, पहले चला करता था, गायब हो गया पूरी तरह से, और इसकी जो बहन आई थी वो भी गायब हो गई अब। List 5 things that you would buy right away if you had money. आपके पास जितने पैसे होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। पैसे की कोई कमी नहीं है, इट्स एन अनलिमिटेड रिसोर्स। कोई 5 चीजें यहां पे लिख दीजिए, मतलब स्क्रीन पे आप नहीं लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, जो आप अपने जीवन में खरीदना चाहते हैं पैसे की अवेलेबिलिटी से। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं ये काम करने के लिए। बी क्विक टू। चलिए, तो मैं भी अपना आंसर लिखता हूं, फिर मैं सबके आंसर सुनूंगा। 5 चीजें जो आप खरीदना चाहते हैं अगर आपके पास पैसे होते तो सर आपके पास पैसे होते तो आप क्या खरीदते हैं? मैं खरीदता कंपनी के शेयर्स, मैं खरीदता कुछ म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, मैं खरीदता कुछ रियल एस्टेट, मैं खरीदता कुछ पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट्स, और मैं खरीदता कुछ बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स। मैं तो यही सब खरीदता और मैं कुछ ना खरीदता। बट हमारे बच्चों ने क्या आंसर दिए हैं, एक एक करके आंसर सुन लेते हैं सबके। अमन जी क्या था आपका आंसर, बताइए। सर प्रॉपर्टीज, बिटकॉइन, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। चलिए वेरी गुड, ये तो मेरे टाइप के हो गए। कुशागर जी आप क्या खरीदना चाहते थे? प्लीज अपने आंसर बदलिएगा मत, ये तो आपकी चॉइस थी जो भी आपने लिखा हो। कुशागर जी क्या लिखा है आपने? The dream house, and then one Lamborghini, then the gold, real estate, and एंड लग गया तो फिर एक ही आना चाहिए ना, आगे 4 कैसे आ गए? प्लीज अंग्रेजी सर 5 सुधारिए। बताए थे ना आपने, हाँ तो आपने बोला रियल एस्टेट एंड, तो एंड के बाद तो बस 2 ही आए ना, एक तो पहले वो और दूसरे। सेकंड मतलब। चलिए गुड गुड गुड। पावकी जी आप क्या खरीदना चाहती हैं? समीर जी, तुषार जी आप क्या खरीदना चाहते हैं? श्रेया जी, विनायक जी क्या खरीदना चाहते हैं, बताइए। सो गए लगता है। श्रेया जी क्या खरीदना चाहती हैं पैसे होते तो? तुषार जी क्या खरीदना चाहती हैं अगर पैसे होते तो? आर दीज पीपल स्लीपिंग? भाई सो गए क्या? चिल्ड्रन एम आई ऑडिबल? विनायक जी मैं ऑडिबल हूँ? श्रेया जी क्या खरीदना चाहती हैं 5 चीजें अगर पैसे होते तो? तुषार जी क्या खरीदना चाहती हैं 5 चीजें अगर पैसे होते तो? So stocks, unit, a house, and property, and a car, and some units in mutual funds. चलिए गुड गुड गुड। श्रेया जी आप क्या खरीदना चाहती हैं? पावकी जी, समीर जी, विनायक जी क्या खरीदना चाहते हैं? जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब उनकी मम्मी तलवार लेके बगल में बैठी हुई है। सर प्रॉपर्टी वगैरह, शेयर्स, रियल एस्टेट और चलिए बैंक का गुड। फिक्स डिपॉजिट, चलिए वेरी गुड ऐसा जो कंफर्ट इक्विपमेंट हो वो। चलिए गुड गुड गुड। पीपल ऑन द हॉट सीट क्या खरीदना चाहते हैं भाई?
बंगलो, ब्रांडेड क्लोथ्स, क्या लिखा है आगे, विल सेव सम मनी, स्मार्टफोन एंड सम चैरिटी। ये तो झूठ है, चैरिटी कोई ना करने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान में चैरिटी की जरूरत ही नहीं है, बहुत पैसा लोगों के पास, हिंदुस्तान में बहुत पैसा है, कोई चैरिटी की जरूरत नहीं है। मैं तो देखता हूँ रेलवे स्टेशन, मार्केट में लोग भीख मांगते रहते हैं, तो दे आर नॉट बेगर्स, इट्स देयर प्रोफेशन। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ चिल्ड्रन, एकदम भयंकर लाइव एग्जांपल है ये। आई वेंट टू कोटा लास्ट वीक वेयर माय सन इज स्टडिंग बेसिकली। तो वहां पे एक छोटा बच्चा आया, कह रहा है 5 रुपए दे दो। मैंने भाग यहाँ से, 5 रुपए क्यों देते, काम करो जाके कुछ, मेरे पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है। 1 मिनट बाद फिर आया, कह रहा है इस क्यूआर पे स्कैन कर दो। वो क्यूआर कोड ले आया, कह रहा है स्कैन कर दो। मैंने ये किसका है, कह रहा है मेरे पापा का है। मैंने मतलब, कह रहा है हम लोग 5 लोग घर में और यही काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक। तो मैंने उसको बैठाया, एक सैंडविच खिलाया, चाय पिलाई, उसकी इकोनॉमिक समझी मैंने उससे। यू वोंट इमेजिन चिल्ड्रन, परिवार 80 से 90 हजार महीना कमाता है भीख मांग के। मैंने कहा, कह रहा है कि, मैंने कहा भीख क्यों मांगते हो, कह रहा है कि हमारे पापा सड़क पे नहीं जाने देते क्योंकि ट्रक व्रक चलता है वहां पे, वो कहते हैं तुम्हें मोहल्ले में ही भीख मांगो। तो कह रहा है मैं और मेरा बड़ा भाई मोहल्ले में भीख मांगते हैं, मम्मी मंदिर का काम संभालती हैं, मेरे को लगा झाड़ू पोछा करती होंगी, मतलब मंदिर बाहर भीख मांगती है वो। मैंने कितना कमा लेते हो, कह रहा है मैं दिन भर का इजिली 700-800 रुपए कमा लेता हूँ। उसका भाई भी 700-800 हजार कमा लेता होगा, मम्मी और एक भाई बहन और पिताजी मिला के पूरा परिवार तो 4,000 रुपए दिन भर का कमा लेगा। मैंने कहा संडे, कह रहा संडे हमारी छुट्टी रहती है। मैंने कहा ग्रेट। मेरे को मौका नहीं मिला उसके साथ सेल्फी खिंचाने का, नहीं तो मैं सेल्फी खिंचा के आपको दिखाता जरूर। सोचिए इंडिया कितनी आगे जा रहा है। तो वो भिखारी नहीं है, वो उनका प्रोफेशन है बेसिकली, और इनको इस पैसे पे कोई टैक्स भी नहीं देना है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को याद है द डेज व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन सेंट जोसेफ्स कॉलेज, 95-96 मेरा क्लास 10 था, उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर दिया था, अपना कॉमर्स वहां पे था नहीं, इसलिए एक भिखारी सवेरे सवेरे आता था, रिक्शे से उतरता था, अपनी दुकान लगाता था, भीख मांगता था, और स्कूल जैसे ही मतलब 8 बज गए 7 बज गए, बच्चे सब अंदर चले गए, वो बोरिया बिस्तर लपेट के वापस चला जाता था, फिर जाता था, नहाता धोता था, खाना का दिन में फिर चला आता था। तो एक बार उसके पीछे हम लोग स्कूल छुट्टी होने के बाद दौड़ते दौड़ते गए कि वो जा कहाँ रहा है। पता लगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता है और वहां पैसे जमा कराता है मेन ब्रांच में। कोइंसिडेंटली मेरा एक दोस्त था सचिन सहगल, उसके पापा उसी बैंक में सीनियर मैनेजर थे, तो हम लोग ने कोशिश की पता लगाने की उसके अकाउंट में कितने पैसे थे। एट दैट टाइम ही यूज्ड टू हैव lakhs of rupees in his account। और अंकल ने बताया कि डेली आता है चिल्लर लेके तुम्हारे स्कूल के बाहर ही बैठता है ये। मैंने कहा देखा तो हम लोग ने इसको। तो इंडिया में पैसे की कमी किसी के पास है ही नहीं, सिर्फ लोगों के खर्चे उलझलूल हो चुके हैं या मैनेज नहीं है प्रॉपरली। चलिए बाकी और किसने क्या क्या लिखा है दिखाना चाहेंगे लोग? अच्छा, कार, लैंड एंड बिल्डिंग, स्मार्टफोन, यही सब लिखा होगा। चलिए और भी कुछ लिखा है? वेरी गुड, बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ गोल्ड खरीदना चाहते हैं, वेरी गुड। चलिए फैक्ट्री सेटअप करेंगे। जय जी आपने क्या लिखा है? ओके वेरी गुड। आपने क्या लिखा है मान्या जी? चलिए कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने तो गोल्ड, रियल एस्टेट, यही सब लिखा होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर। जिनसे नहीं पूछा स्पेसिफिकली प्लीज नाराज मत होइएगा, बिकॉज मैक्सिमम आंसर यही है। स्मार्टफोन है, गोल्ड है, ये ब्रांडेड क्लोथ पता नहीं कहां से चले आते हैं। मैंने पहना है ब्रांडेड क्लोथ, कोई 400 रुपए की टी शर्ट अपना ही ब्रांड बना लिया इसके ऊपर, तो ऐसी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो चीजें ब्रांडेड नहीं होनी चाहिए, चीजें एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। समझ में आ गया? थिंग्स शुड नॉट बी ब्रांडेड। ब्रांडेड पहनेंगे तो दूसरे को प्रमोट करेंगे, एक्सक्लूसिव पहनेंगे तो अपने आप को प्रमोट करेंगे। चलिए, तो ये 5 चीजें आप नहीं खरीद सकते चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। प्लीज इन 5 चीजों का जिक्र करिए फास्ट। कितना भी पैसा हो, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आप कभी नहीं खरीद सकते। पुट इट फास्ट चल रहा है। चलिए, so let me write 5 things which I would never be able to buy even if I have all the money। दुनिया का सारा पैसा भी आ जाए तो हम नहीं खरीद सकते चीजों को। सबसे पहली चीज क्या है? इमोशंस नहीं खरीद सकते आप। नॉलेज कभी नहीं खरीद सकते आप। गुड हेल्थ कैन नेवर बी बॉट, सिंपल एज दैट। नहीं, स्किल्स खरीदी जा सकती हैं, स्किल्स तो आप खरीद सकते हैं। लॉयल्टी ये नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, एजुकेशन खरीदी जा सकती है। टाइम, नॉलेज नहीं खरीदी जा सकती, एजुकेशन खरीदी जा सकती है। एजुकेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। हाँ चलिए, एक और जवाब मिल गया मेरे को। इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। गॉट इट क्लियर? ट्रस्ट नहीं खरीदा जा सकता। वेरी गुड। लॉयल्टी भी नहीं खरीदी जा सकती। क्या? हाँ, बिलीफ नहीं खरीदा जा सकता। चलिए और बताइए, और बताइए, और बताइए। हाँ, रिश्ता नहीं खरीदा जा सकता। नहीं सर, शादियां होती हैं सर। अरे शादी होती है बट निभाना बड़ी चीज है ना। हाँ, इमोरलिटी नहीं खरीद सकते। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। हाँ, सेलेस्टियल नहीं, ये अमेरिका खरीद चुका है।
वो एरिया 51 में है उनके पास बहुत कुछ ऐसा। हाँ समीर जी आप बताइए। वेरी Sir, गुड। peace. एक्सटिंक्ट एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ समीर जी आपने क्या बताया था? Sir, peace. क्या क्या क्या? पीस, हाँ पीस नहीं खरीद सकते। और बताइए, और बताइए। हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। वेरी गुड। इमोशंस में ही आ गया, चलिए टाइप ऑफ इमोशंस हैं ये। हैप्पीनेस और सैडनेस नहीं खरीदी जा सकती। सैडनेस दी जा सकती है फ्री में, खरीदी नहीं जा सकती। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ अकाउंट्स की क्लास में, टेस्ट पेपर दे दिया आपको, तो ये सैडनेस हो गई ना, ये खरीदी नहीं जा सकती, फ्री में मिलती है। क्या? हाँ टेंशन। चलिए और किसी ने कुछ लिखा Sir, हो? confidence. हाँ कॉन्फिडेंस नहीं खरीद सकते आप। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, मतलब टीचर के साथ रहना पड़ेगा, मेरे साथ रहने का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं खरीद सकते। एनी अदर आंसर्स? पविकी जी, समीर जी, श्रेया जी, तुषार जी, विनायक जी, पीपल ऑन द हॉट सीट। हाँ एयर नहीं खरीद सकते आप। वेरी गुड। देन पॉल्यूशन नहीं खरीदा जा सकता। वेरी गुड। तो कितना भी आपके पास पैसा हो आप ये चीजें खरीद नहीं सकते। पॉवर्टी नहीं खरीद सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। पॉवर्टी नहीं खरीदी जा सकती। और कोई बताना चाहेगा? कंजूसी, दैट इज माइजरी, ये नहीं खरीदी जा सकती। वेरी गुड। और कुछ आप प्लैनेट्स नहीं खरीद सकते। चलिए वेरी गुड, एक्सेल। नहीं ले सकते हैं बट आंसर, चलो आंसर। हाँ बोलिए। सेलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या हो गया? सेलेस्टियल बॉडीज वो भी होती हैं जो अनडिफाइंड प्लैनेट्स होती हैं, जैसे नेपट्यून है, सैटर्न है, जुपिटर है, तो ये तो डिफाइंड है, तो ये प्लैनेट्स हो गई। इनके अलावा भी बहुत कुछ है जिसको आप प्लैनेट का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि प्लैनेट का नाम देने के लिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है। सन से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, व्हाट इट क्लियर, वहां पे किस किस चीज का प्रेजेंस होना चाहिए, किसका किसका नहीं होना चाहिए। प्लूटो को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि प्लूटो प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसको हटा दिया गया। तो celestial body, planet is a celestial body, but all celestial bodies are not planets. तो planet बनने के लिए कुछ खास requirements का fulfillment होना बहुत जरूरी है। ओके चलिए, फाइनेंस के साथ साथ लोग ज्योग्राफी भी टेस्ट कर रहे हैं मेरी कि सर को ज्योग्राफी आती कि नहीं आती है। मेरे 85 मार्क्स थे 10th क्लास में ज्योग्राफी में। समझ आ गया, मैंने जो पढ़ा है बेसिकली बहुत कायदे से पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। चलिए तो ये बात सबको समझ में आ गई, कौन सी चीजें आप खरीद सकते हैं और कौन सी चीजें आप नहीं खरीद सकते। चलो भाई, शैल आई प्रोसीड फर्दर? किसी की और कोई क्वेरी? चलिए, सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको टेस्ट किया था। आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और 1 to 10 अपनी कॉपी में नंबरिंग कर देंगे पहले, और बाद में देखेंगे कि आपका FIQ लेवल क्या है। वन हु कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इज अ वेल्दी मैन। जो ढेर सारा पैसा खर्च कर पाए वो वेल्दी इंसान होता है। ट्रू और फॉल्स? जो लोग ट्रू बोल रहे हैं वो T लिख दें, जो फॉल्स बोल रहे हैं वो F लिख दें। सही आंसर क्या है वो बाद में बताया जाएगा। Next, people who regularly spend less than what they earn are more likely to become wealthy than those who regularly spend more than what they earn. सर मतलब जो कमाई से ज्यादा खर्च करता है वो वेल्दी होगा, या जो खर्च कम करता है अपनी कमाई के मुकाबले वो वेल्दी होगा? तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पीपल हु रेगुलरली स्पेंड लेस देन व्हाट दे अर्न, जितना हम खर्च कर रहे हैं वो कम है और जो कमा रहे हैं वो ज्यादा है, ये लोग जल्दी रिच बनेंगे या जो खर्च ज्यादा करते हैं वो जल्दी रिच बनेंगे? वो आपको देखना है क्या करना है। आप ट्रू और फॉल्स मार्क करिए बस। तो ये पूरा सिलेबस ऐसे ही है, बीच बीच में समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग में तो हम क्वेश्चन आंसर आपसे ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ा कम रहे हैं, आगे चल के पढ़ाई ज्यादा होगी, क्वेश्चन आंसर साथ साथ चलते जाएंगे। यंग पीपल डू नॉट हैव टू वरी अबाउट मनी। आपकी जनरेशन को पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रू और फॉल्स मार्क करिए फास्ट। यू कैनॉट स्पेंड मनी व्हेन योर बैंक अकाउंट इज एम्प्टी। हम बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहे हैं, और यहाँ बैंक अकाउंट का मतलब है सेविंग अकाउंट। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप खर्च नहीं कर सकते। ट्रू या फॉल्स? बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, और यहाँ पे कौन से अकाउंट की बात की जा रही है? अगेन सेविंग अकाउंट की बात की जा रही है। ट्रू और फॉल्स? It is possible for us to have share in the profits of many big companies in India. टाटा, रिलायंस, ऐसी कंपनीज के प्रॉफिट में एक आम आदमी हिस्सेदार बन सकता है।
ट्रू और फॉल्स? अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप बैंक का अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? आप अपनी सेविंग्स को पोस्ट ऑफिस में भी रख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? 18 साल से कम उम्र का इंसान क्या बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? ट्रू और फॉल्स? अब देखिए, आपकी उम्र भी 15-16 साल है। कितने आंसर्स आप जानते हैं और कितने आप नहीं जानते? जो चीजें आप जानते हैं उनका आपके जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दीज आर लाइफ लर्निंग स्किल्स चिल्ड्रन, लाइफ लर्निंग स्किल्स। इनको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पोपट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पोपट बन जाएंगे। When you save money, it grows. पैसा सेव करते हैं तो ये ग्रो करता है। ट्रू और फॉल्स? चलें, डन ऑल? सबने मार्क कर लिया? पक्का? कंफर्म? चलिए, इसको आंसर करने से पहले मैं आपको एक आप बीती बात बताता हूं। रिसेंटली आई हैड टू गिव माय सन अ मोबाइल फोन जिसपे गूगल पे काम करे, ताकि वो अपने हॉस्टल के एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट पे कर पाए। तो आई वेंट टू द बैंक एंड आई सेड टू द बैंक एम्प्लॉय कि आप मेरे अकाउंट में फोन नंबर चेंज कर दो। कह रहे हैं, सर क्यों आप ऐसा करवा रहे हैं? मैंने कहा, इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज इस फोन नंबर से हम गूगल पे एक्टिवेट करेंगे जो मेरा बेटा इस्तेमाल कर पाएगा। तो पता है बैंक मैनेजर ने मेरे को क्या बोला? सर आप इनका एक अकाउंट खुलवा लीजिए ना, अपने साथ ज्वाइंट करवा लीजिए। मैंने कहा, इनका अकाउंट खुलवा लीजिए, अपने साथ ज्वाइंट करवा लीजिए, तो अकाउंट इनका कहाँ रहा? फिर तो अकाउंट मेरा हो गया। और मेरा ऑलरेडी जब एक बैंक अकाउंट है आपके बैंक में, तो मैं क्या करूंगा? दो अकाउंट को सिर में मारूंगा या रावण की तरह दिखाऊंगा 8-10 बैंक अकाउंट है मेरे पास? कह रहे नहीं सर फायदा होगा। मैंने क्या फायदा होगा? आधे 1 घंटे बहस करते रहे और मेरे को फायदा नहीं बता पाए। तो मैंने कहा क्या फायदा होगा? सर आपको बच्चा गूगल पे यूज कर पाएगा। मैंने कहा तो आप नंबर चेंज कर दीजिए मेरे अकाउंट पे, हम उससे गूगल पे को एक्टिवेट कर लेंगे। इसके अकाउंट पे तो गूगल पे एक्टिवेट होगा नहीं। कह रहे हाँ सर वो तो नहीं होगा क्योंकि उम्र 18 साल से कम है, और गूगल पे एक्टिवेट करने के लिए गूगल की वही पॉलिसी है जो बैंक की पॉलिसी है, और बैंक की वो पॉलिसी है जो आरबीआई की पॉलिसी है। तो आरबीआई बोलता है 18 साल से कम वाले इंसान को हम एटीएम कार्ड यूज करने की परमिशन नहीं देंगे, रेस्ट्रिक्टेड परमिशन देंगे। 1250 रुपए एक दिन से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। तो गूगल पे भी नहीं चलेगा क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है 18 साल से नीचे वाले पे गूगल पे भी एक्टिवेट नहीं होने वाला। तो मैं बेटे का बैंक अकाउंट खुलवा के करूंगा क्या? सिर पे मारूंगा? तो इसीलिए आप मेरे अकाउंट में नंबर चेंज करिए। व्हाट इट क्लियर? उस फोन नंबर से हम गूगल पे को एक्टिवेट कर लेंगे और फिर कोई भी इंसान उसको इस्तेमाल कर पाएगा। मैं ऐसी बात उसको क्यों बोल रहा था और वो अकाउंट खुलवाने की बात क्यों बोल रहा था? वो मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन कर रहा था। ज्यादा अकाउंट बैंक में आएंगे तो बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। और मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहा था। हमारा मतलब निकल जाएगा जब गूगल पे चलने लग जाएगा, तो उसके लिए अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भोली भाली जनता ऐसे पागल बनती है देश में। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, सो वन हु कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इज अ वेल्दी मैन। आंसर इज फॉल्स। वो कभी वेल्दी हो ही नहीं सकता। जो रेगुलरली कमाता ज्यादा है, खर्च कम करता है, वो वेल्दी होगा। बट जो खर्च अपनी कमाई से ज्यादा करेगा वो वेल्दी नहीं होगा। सर पहले तो ये बताइए, खर्चा कैसे ज्यादा करेगा? अपनी कमाई से उधार लेगा। Young people do not have to worry about money. Children, they have to worry the most. You cannot spend money when your saving account is empty. It's true. बैंक में पैसा नहीं है तो खर्च कहां से करेंगे? हाँ यस, सर लोन लेके कर सकते हैं। लोन लेके। बच्चे सेविंग अकाउंट पे कोई लोन नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या सर मतलब बोरो कर सकते हैं बैंक कहीं में से। आप कैसे बोरो करेंगे भाई? बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप कैसे खर्च करेंगे? बैंक के रेफरेंस में आपसे पूछा जा रहा है ना, आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है तो कैसे खर्च करेंगे? और आपको कौन पैसा देगा जब आपके बैंक में जीरो बैलेंस है? यहाँ पे कहीं लिखा है कि आपने बोरोइंग करके खर्च करना है? नहीं। तो आपसे सिर्फ एक स्टेटमेंट पूछा गया है, सवेरे के 10 बज चुके हैं, खाना खाओगे? अरे नहीं सर, कौन दाल चावल खाएगा? बस ये पूछा गया है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? तो जब बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा आप खर्चा। मैंने यहाँ पे आंसर क्या लिखा था? इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट ही खुलता है, करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन का खुलते हैं। आप इंडिविजुअली बैंक जाके बोलिए मेरा करंट अकाउंट खोल दो, क्यों? हम घर से करंट खा के आए तार से। करंट अकाउंट आपका नहीं खुलेगा। करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन का खुलता है। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं आपको। आजकल तो बैंक वाले जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक मांग लेते हैं। पता लगेगा, वैलिड प्रूफ होगा कि आप बिजनेसमैन हैं। 18 ईयर्स का होना चाहिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए। फॉल्स। 12 साल से ऊपर के बच्चे का, उम्र के इंसान का बैंक में अकाउंट खुल जाता है। रेस्ट्रिक्शंस आर देयर बट अकाउंट खुल जाता है।
इट इज पॉसिबल टू हैव शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज, ट्रू। राशन कार्ड होना जरूरी है बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। जमाना था जब ऐसा होता था, आजकल तो वो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार मांग लेते हैं। वन कैन कीप हिज सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस, आंसर इज ट्रू। 18 ईयर्स से कम वाला इंसान लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे देश में एक कानून है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंस होना जरूरी है। कॉम्पिटेंस मतलब कैपेसिटी होनी आपकी बहुत जरूरी है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? आप अनसाउंड माइंड के ना हो, आप 18 ईयर्स से ज्यादा एज के हो। समझ में आ गया? पक्का। और कानूनन आपको डिबार ना किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो अबू सलीम टाइप इंसान, दाऊद इब्राहिम टाइप इंसान क्या इंडिया में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं? नो, कानून ने इनको प्रोहिबिट किया हुआ है। पागल खाने का मुन्ना पागल क्या अकाउंट खोल सकता है? वो पागल है, कैसे अकाउंट खोलेगा? अनसाउंड माइंड है। और मेरी उम्र 11 साल है, तो मैं बैंक में अकाउंट क्या, मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। तो आंसर इज फॉल्स। When you invest money, it grows. Sorry, save money, it grows. Children, false. Grow कब करेगा? जब आप इन्वेस्ट करेंगे। सेव किया हुआ पैसा कभी भी ग्रो नहीं करता, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमेशा ग्रो करता है। सर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है, पढ़ाएंगे आगे चल के 6-7वें यूनिट में, नॉट टू वरी। तो जितने आपके ट्रू हैं चिल्ड्रन, उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका 1 आंसर आया तो इसका मतलब आपके अंदर काफी हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है। और अगर 1 से कम आपका आंसर आ रहा है तो भाई समस्या आपको ही समाधान करनी है। यू नीड टू स्टडी फाइनेंशियल लिटरेसी अ लॉट। तो कितना भी पढ़ लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, बट अनटिल अनलेस बेसिक नॉलेज नहीं होगी, लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। जैसे मैंने आपको अपना आप बीता पर्सनल एग्जांपल दिया, बैंक मैनेजर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे को फूल करने में, बट ये तो मेरी अकल, सद्बुद्धि, दिमाग था कि मैं उसके झांसे में आने से बच गया। और ऐसा खूब जीवन में लोग बेवकूफ बनाते हैं। खूब मैं आपको लाइफ लर्निंग ट्रू स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार एक अंकल जी ने आईसीआईसीआई बैंक में 2000 रुपए डिपॉजिट करके अकाउंट खोला, 2000 रुपए, और उनको ये बताया नहीं गया कि मिनिमम बैलेंस हमेशा 2000 आपको रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो चार्जेस कट जाएंगे। उन्होंने खोल लिया अकाउंट, उनको ये बात पता नहीं थी। 15 दिन बाद उनके घर में एटीएम कार्ड चला आया और 100 रुपए बैंक वालों ने बैंक अकाउंट से काट लिए। कितने पैसे हो गए उनके अकाउंट में? 1900। मिनिमम बैलेंस से नीचे चला गया। बेचारे 3 महीने बाद अपने बैंक जाते हैं और देखते हैं कि बैंक वालों ने 250 रुपए और काट लिया और उनके अकाउंट में पैसा कितना हो गया? 1650। क्यों? मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया, हमने पेनल्टी काट लिया आपकी। खिसिया गए और कह रहे हैं मेरा अकाउंट बंद कर दो। बैंक वालों ने 1150 रुपए उनको वापस दे दिए और अकाउंट बंद कर दिया। अब किस बात का 500 कट गया? सर आपका अकाउंट अभी 1 साल चला नहीं है ना, तो प्री अकाउंट क्लोजर चार्जेस है 500 रुपए। बेचारे ने 2000 रुपए जमा किए थे और 1150 उसको वापस मिले। तो उनको जमा कितना करना चाहिए था? 2100 रुपए। तो जिसने उनका अकाउंट खोला उसने सही बात उनको नहीं बताई। तो दीज आर द लाइफ स्किल्स चिल्ड्रन व्हिच वन शुड अंडरस्टैंड, एल्स आप दुनिया में बहुत पागल बनेंगे, बहुत बेवकूफ बनेंगे। तो बेवकूफी से बचने के लिए ये सब बातों का जानना बहुत जरूरी है। तो सबने कैलकुलेट कर लिया 10 में से कितना आ रहा है? किसका किसका 1 आ रहा है? हाथ उठा दीजिए। पूरा आ रहा है? चलिए वेरी गुड, सीनियर सिटीजन है इसलिए इनका 1 आ रहा है। व्हाट इट क्लियर? एक बच्चे का सिर्फ 1 है क्योंकि वो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का बच्चा है, तो उसने चीजें ऑलरेडी मेरे मुंह से सुनी हुई है, प्लस दुनिया भी काफी देखी हुई है इसलिए। और बाकी किसका किसका 0 आ रहा है? 0 किसी का नहीं आ रहा ना? वेरी गुड, मतलब मेंटली साउंड है सब लोग। ओके। और बाकी जिनका भी 0.1 से लेकर 0.9 तक का स्कोर आ रहा है उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पीपल अंडरस्टूड कैसे हम बेवकूफ ना बने? चलिए, तो हर संडे बेवकूफ ना बनने की क्लास को ही हम फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास बोलते हैं। एम आई परमिटेड टू प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन? चलिए, बहुत बड़ा सा विला आपको नजर आ रहा होगा, isn't it चिल्ड्रन? और ये छोटा मोटा घर आपको नजर आ रहा है। तो दोनों में से आपकी चाहत क्या है, ये बड़ा सा विला खरीदने की या छोटा मोटा घर खरीदने की? विला खरीदने की ना। तो कैसे आएगा ये विला भाई? आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी एसेट्स बढ़ानी है और लायबिलिटीज घटानी है। देखिए आ गई वही अपनी अकाउंटेंसी की क्लास, एसेट्स क्या होता है और तो पढ़ा तो था वहां पे, बट एप्लीकेशन यहां पे है। और अब आप काफी चीजें उल्टी पुल्टी बोलने वाले हैं। रेडी टू स्पीक उल्टा पुल्टा?
बैंक बैलेंस बच्चों असेट है कि लाइबिलिटी? अभी आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप आंसर देंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर दे सकते हैं, उन्होंने अगर फेविक्विक जूस ना पिया हो तो। इट्स एन असेट और लाइबिलिटी? वेरी गुड। कार लोन क्या है? वॉशिंग मशीन क्या है? लाइबिलिटी। वॉशिंग मशीन भी लाइबिलिटी है? Asset. लाइबिलिटी है मेरे हिसाब से तो। घर में मेंटेन करो, क्लीनिंग रिपेयर कराओ, इससे अच्छा तो धोबन को हायर कर लो, 500 रुपए महीने में कपड़ा धो जाएगी, आपको वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है। तो विदेशी कॉन्टेक्स्ट में वॉशिंग मशीन इज एन एसेट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ लेबर बहुत सस्ता है, 1000 रुपए में जितना चाहे उतना कपड़ा धुलवा लो, तो वॉशिंग मशीन क्या होगा? एसेट होगा, लाइबिलिटी होगा? लाइबिलिटी होगा। सर मतलब अकाउंटेंसी में हमको गलत पढ़ाया जाता है? बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है, मैं तो मानने को तैयार हूँ, बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है आपको, और नहीं लिख के आएंगे गलत तो नंबर नहीं मिलेगा। गोल्ड ज्वेलरी क्या है? ये भी लाइबिलिटी है। Asset. अरे बैंक का लॉकर चाहिए इसको संभालने के लिए, चोरों चक्कों डकैतों से बचाना, ये भी क्या है? ये सब लाइबिलिटी है। समझ में आ गया? शेयर्स ये एसेट होगा सर, क्योंकि ये चोरी नहीं हो सकता, डिजिटल फॉर्म में होता है ना। लाइफ इंश्योरेंस जीवन के साथ भी और जीवन के, अब लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने 2 लेक्चर में पूरा गो थ्रू आपको क्यों दिया था। फर्नीचर क्या है? ये भी लाइबिलिटी है। इस मनहूस को साफ करना पड़ता है, देखना पड़ता है दीमक ना लग जाए, दवाई छिड़कनी पड़ती है। सर ये तो वजह ही बदल गई, इसीलिए तो हमारे एमबीएस को नौकरी नहीं मिलती हिंदुस्तान में चिल्ड्रन, क्योंकि जो रियलिटी में पढ़ाया जाता है वो रियलिटी होती नहीं है। टेलीविजन क्या है? ये भी लाइबिलिटी है। हाउस रेंट, फोन बिल नॉट पेड, फिक्स्ड असेट्स डिपॉजिट्स आर असेट, जिम्नेजियम फी नॉट पेड, और कार ये भी लाइबिलिटी, साफ सुथरा करना पड़ता है इसको, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ठुके पिटे ना कहीं, रिपेयर कराना पड़ता है, तो ये भी क्या है? लाइबिलिटी है। तो जो बहुत रईस लोग होते हैं ना, वो कार नहीं खरीदते, वो कैब हायर करते हैं। समझ में आया? और जो बेवकूफ लोग होते हैं मेरी तरह, वो कार खरीद लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो पिछली मेरे पास गाड़ी थी मारुति ऑल्टो, लगभग 8-9 साल में मैंने 24,000 किलोमीटर चलाई। माय फ्रेंड यूज्ड टू से, किसी दिन गाड़ी को जैक पे लगा के पहिया घुमा दिया करो, थोड़ी मीटर की तो इज्जत रख लो कम से कम। कह रहे जब गाड़ी चलानी ही नहीं है तो खरीदी क्यों? नंबर 1 स्टेटस सिंबल, नंबर 2 फोन आ जाए, सो एंड सो रिश्तेदार नहीं रहे, चल बसे अचानक से जाने के लिए, इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। एल्स इंडिया में 90% लोगों को कार जैसे वाहन की जरूरत नहीं है। आप अपना ही हाल ले लीजिए, आपके घर में अगर कार है बच्चों, तो सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होते होंगे जिनके पेरेंट्स कार को सही तरीके से इस्तेमाल करते होंगे। 90% तो हमारी तरह दुल्हन का घूंघट की तरह कवर ओढ़ के घर में खड़ी रहती गाड़ी। क्यों? छोटा सा शहर है, दाएं बाएं जाना है, ट्रैफिक ज्यादा है इतना, तो हम 2 पहिया ही चला के खुश रहते हैं। पता लगा कार से हॉस्पिटल जा रहे थे किसी रिश्तेदार को ब्लड देने, रिश्तेदार चला गया, हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। चांदनी चौक में कोई रह रहा है दिल्ली में, क्या वो कार का इस्तेमाल कर पाएगा? पैसा तो है मर्सिडीज खरीदने लायक, मर्सिडीज खरीदी भी है, बट फार्म हाउस पे खड़ी हुई है। बेचारा 40 किलोमीटर पहले जाता है 2 पहिए से, फार्म हाउस से मर्सिडीज उठाता है, फिर अपने बच्चों को अगल बगल 5 किलोमीटर घुमाता है। तो इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में, बिजी सिटीज में, हमें कार जैसे यंत्र की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो 90% हिंदुस्तानी कार क्यों खरीदता है? स्टेटस सिंबल के लिए। समझो, उसे जरूरत बिल्कुल नहीं है। मनी ओड टू अ फ्रेंड, मनी ओड टू अ फ्रेंड, हमने लिया है उधार, इट्स अ लाइबिलिटी। तो फाइनेंस की भाषा में एसेट कुछ और होता है बच्चों, और लाइबिलिटी कुछ और होता है। समझ में आ गया? बट थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये तो पढ़ाने वाली बातें हो गई, पढ़ाने वाली बातें हो गई। आपको कॉन्सेप्ट क्या लेना है? कार लोन इज अ लाइबिलिटी, गोल्ड ज्वेलरी, फर्नीचर, टेलीविजन एसेट है, हाउस रेंट नॉट पेड, फोन बिल नॉट पेड इज अ लाइबिलिटी। तो एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जब पूछा जाए तो जो अकाउंट्स में पढ़ा था वही लिखना है, बट कहीं डिस्कशन हो तो आपका जो फर्नीचर है, जो कार है, जो ज्वेलरी है, वो एसेट नहीं है। क्या है वो? लाइबिलिटी। मम्मी ने बड़ा बढ़िया 1 लाख का पेंडेंट सेट खरीद लिया, 4 साल बाद जब बेचने गई तो मिला 1,50,000। अरे सर पैसा तो बढ़ के मिल गया, ये पैसा म्यूचुअल फंड में रखा होता ना 1 लाख का 2 लाख मिलता कम से कम। क्यों? 35% तो तनिष्क का मेकिंग चार्ज था, वो पूरा का पूरा कट गया। तो जब आपने तनिष्क को 1 लाख रुपए दिया, वो सामान ही 65,000 का मिला आपको, 1 लाख का सामान मिला ही नहीं। जब बदलने जाएंगे तनिष्क वाले कहेंगे भाभी जी इसमें थोड़ी सी काट कटेगी, तो 35% तो मेकिंग चार्ज गया, 5-10% और काट लिया नालायकों ने, 3% जीएसटी भी चला गया। तो जब तनिष्क पे आप 1 लाख की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको एक्चुअली 1 लाख का सामान नहीं मिलता, आपको सामान लगभग 60,000 रुपए का मिलता है बस। 40,000 तो उनका मेकिंग चार्ज और भारत सरकार का जीएसटी है। तो सर वन शुड नेवर बाय गोल्ड, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा,
वन शुड बाय गोल्ड फ्रॉम लोकल मार्केट। गॉट इट क्लियर? जहां पे एक तो जीएसटी भी बच जाएगा आपका पूरा का पूरा, और जो आपको ठप्पे वाले चार्जेस देने पड़ते हैं 5% तनिष्क को, वो भी नहीं देने पड़ेंगे। गोल्ड का बिस्किट और बार जो होता है वो खरीदना चाहिए हमेशा, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस पर कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं होएगा। समझ में आ गया? गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कौन सा सही इन्वेस्टमेंट होता है चिल्ड्रन? चलिए, so one magical word that would be the solution for Mr. Bakshi's problem is invest in assets and not in liabilities। समझ में आ गई बात? तो मैं तो जब भी शॉपिंग करने जाता हूं पूछता हूं भाई सबसे सस्ती शर्ट कौन सी है? कह रहा सर ये 499 की है। मैंने कहा 5 पीस बांध दो। माय वाइफ से देख तो लो कलर कैसा है। मैंने कहा शरीर ही ढकना है, कलर देख के क्या करना है? कौन अपने को सलमान खान ऐश्वर्या राय एकदम रैम वॉक करनी है? कुछ भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे फीस थोड़ा बढ़ा के दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। बट इंटेलिजेंस मजबूत करने के लिए अगर कोई कैप्सूल खाना हो तो सबसे महंगा वाला खरीदूंगा, सबसे बढ़िया खरीदूंगा, रिसर्च जो खरीदूंगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो एक दिन तो मैंने ग्रीन कलर की शर्ट के साथ येलो कलर का पैंट पहन लिया। वाइफ सेड कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पढ़ाने। कह रही है सर्कस में लग रहा है जा रहे हो। मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा सिर्फ शरीर ढकने के लिए होना चाहिए। समझ में आ गया? कलर वगैरह से कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलिए, अंडरस्टूड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? सो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे आप अपने गोल्स बनाएं। आपका गोल कैसा होना चाहिए बच्चों? स्पेसिफिक होना चाहिए, जीवन में करना क्या है, मेजरेबल होना चाहिए। तारे तोड़ के लाएंगे, बेवकूफ कहेंगे, तारे कहां तोड़ लाओगे? ये अचीवेबल नहीं है। गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड कितने टाइम में आपको अचीव करना है। और ये सिर्फ फाइनेंस में नहीं एप्लीकेबल होता है, ये चीज हर जगह एप्लीकेबल है। होमवर्क दे दिया आपको, स्पेसिफिक है क्या आपको सॉल्व करना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में आपको करना है, कितने टाइम में आप उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे। अरे सर 15 मिनट में हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दिए नालायक, 15 मिनट में तो कॉपी खोल के बुक खोल के पानी बगल में रख पाएंगे और कह रहे हैं पूरा हो जाएगा। तो जो स्मार्ट गोल होता है ना, ये सिर्फ फाइनेंस में काम नहीं करता, ये आपके पूरे जीवन में काम करेगा। तो हमेशा आपके गोल कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल। स्पेसिफिक गोल बनाइए, मेरे को क्या अचीव करना है, मेजर करिए कितने टाइम में आपको उसको अचीव करना, और वो अचीव करने लायक है या नहीं। रियलिस्टिक होना चाहिए गोल। सर हम सोच रहे हैं 2 साल में मर्सिडीज खरीद ले। मर्सिडीज का नट बोल्ट भी नहीं खरीद पाओगे, मर्सिडीज खरीदने की बात तो दूर है। सर 10 साल में मेरे पास एक बढ़िया सा सो कॉल्ड विला हो जाए। बातें वो होनी चाहिए, गोल वो होने चाहिए जो हम अचीव कर पाए, एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। कितने टाइम के अंदर आपको उसको फुलफिल करना है। तो कैसे आपका गोल स्मार्ट बनेगा, ये हम अगले हफ्ते विचार करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। आज क्लास थोड़ी सी शॉर्ट थी, अगले हफ्ते से ये क्लास पूरी 2 घंटे की चला करेगी, तो थोड़ा बॉर्नवीटा खा के लोग बैठे क्लास में। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, किसी की कोई क्वेरीज हो आज के लेक्चर से रिलेटेड, कैन आस्क मी। अगला सेशन हमारा स्मार्ट गोल मेकिंग पे होगा चिल्ड्रन।